अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव एट कैपिटल से मैं हूं आपकी मेजबान नौशीन तारिक और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी और तजियाकार अहमद सगीर साहब। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद इन्हें कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। याद रहे कि शहबाज शरीफ अबूरी जमानत पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, नून लीग और अपोजिशन का रद्द-ए-अमल और हुकूमत का खासकर रद्द-ए-अमल, इसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे क्या करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और क्या इससे कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जा सकेगा जिससे पाकिस्तान में अशराफिया से लेकर निचले तबके तक की करप्शन को खात्मा किया जा सके और पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाया जा सके। इसके अलावा अफगानिस्तान के आला सतही मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला इस वक्त दौरा पाकिस्तान पर हैं। बैनुल अफगान मुज़ाकरात में इस दौरे की अहमियत, पाकिस्तान के किरदार, वज़ीर आज़म इमरान खान के वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे गए आर्टिकल को प्रोग्राम में मौज़ूए बहस बनाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी। जी अहमद साहब। देखिए, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, ये गिरफ्तार होना था। उसकी वजह कि अबूरी जमानत पे थे। वो जमानत का मतलब ये होता है कि किसी वक्त भी जो है आप दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं। इससे पहले भी गिरफ्तार हुए थे और केस अपनी जगह मौजूद थे। केसेस में पेशरफ्त हो रही थी, इनको चांस दिया गया। इनके वकील ने जैसे ही जरा मुकम्मल की और वो कन्विंस नहीं कर सके, चूँकि शवाहिद जो थे इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और बाकी जो है वो इतने सख्त थे और इतने क्लियर थे और इतने ज़्यादा उसमें जान थी कि अदालत जो है इनको कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर। इससे पहले भी आपको याद होगा इनकी गिरफ्तारी के लिए गए थे जब ये भाग गए थे। उस वक्त भी इनका एक दो अट्टा भी जो है वो हाथ नहीं आया था और ये भी जो है वो इधर उधर हो गए थे। बाद में इन्होंने जाके जो है वो इन्होंने जमानत ले ली। ये तो ऑब्वियसली होना ही था। अब देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है या बड़े मियाँ साहब, अब ये लोग जो है ये बड़ा मुजरम है और मुजरम जो है वो अपने वो कहते हैं कि सियासत भी उनके हाथ में रहे। वो लोग चाहते हैं कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे, बल्कि लीडर ऑफ द हाउस भी किसी तरह बन जाए। ये भी चाहते हैं कि वो एमएनए की सीट पे भी बैठे रहें। मुझे बताइए, एक आम आदमी जो है वो अगर उसके ऊपर करप्शन का केस क्या, उसने अगर 2 आलू भी उठा ले और वो आलूओं के उसके ऊपर भी उसको जो है एक FIR ही कट जाए, तो उससे जो है ना वो अगर काउंसलर भी होता है ना तो उससे वो भी छीन जाती है कि चूंकि जो है आप सादिक और अमीन नहीं रहे। आपके कानून के अंदर लिखा हुआ कि अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है उसमें काम के। अगर सादिक और अमीन नहीं है तो वो किसी भी सीट को जो है वो होल्ड नहीं कर सकता। एमएनए है, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है या चाहे वो जो है वो कोई भी सीट है। अब बदकिस्मती ये अभी भी अपने आप को लीडर ऑफ द अपोजिशन समझ रहे हैं। वो अंदर भी चले जाएंगे, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहेंगे, जो है वो केस भी साबित हो जाएगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहेंगे। वो जो है वो जब भी उनके ऊपर, बल्कि मैं हैरान हूँ कि ये पाकिस्तान में किस किस माइंडसेट है। और लोग भी जो है वो जो बैठे होते हैं तो वो विक्ट्री के निशान भी बनाते हैं। लोग उनकी बयान के ऊपर जो है वो टाइम भी कर रहे होते हैं और वो वज़ीर आज़म फलां, वज़ीर आज़म फलां, वज़ीर आज़म फला रहे होते हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये ब्यासे बाहर निकलेंगे और हमने जो है वो जाके दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे हमने बैठ जाना है। लोग हमारे साथ हैं, अवाम बेवकूफ़ है, पागल है और अवाम तो उनको जो है जिस भी बना लेंगे वो आपके लिए जो है वो खड़े हो जाएंगे, नारे मारने शुरू कर देंगे। देखिए, बात यह है पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान में जो मामले ज़्यादा जो है वो इतने ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं कि हमें खुद समझ नहीं आया कि वो जो ड्रॉ होती थी लाइन एक साफ सुथरे नीट एंड क्लीन शख्स में बुरे और वर्स्ट आदमी के दरमियान, वो लाइन ही अब जो है वो खत्म हो गई है। अब वो कौन आ रहा है, वो कौन सा आपने स्टैंडर्ड है जो आप हम जिसको जो है वो लाके उस आले के जरिए उनकी गिरफ्तारी पर फौरन मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो है मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के हुक्म से उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद नून लीग का इजलास हुआ, फिर मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जिस तरीके से नून लीग का रद्द, जिस तरीके से सियासी इंतकाम का रंग दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब ये ऐसा लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे गिरफ्तार नहीं किया गया, ये वाकई कोई जो है वो सियासी है, जैसे सियासी इंतकाम की कार्रवाई है। बताया कि क्या उसमें सियासी इंतकाम क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग जो पूछ के की थी इन्होंने
इन्होंने जो पैसा जो है वो मुल्क से बाहर भेजा हुआ है, और जिनके ऊपर केसेस हैं और जिनके उन केसेस में ये जो है ये बारे सबूत नहीं पेश कर सके और उस तरह से जो है ये नहीं बता सके ये पैसा जो है ये कैसे गया और किस तरह गया है, और जो सबूत पेश किए गए हैं कि अगेंस्ट ये कोई सबूत नहीं पैदा कर सके, तो फिर क्या किसका कसूर है? वो इनके जो है वो बात ये कि उन्होंने जाके वहां पे बताना था ना कि नहीं जी ये यूं नहीं यूं था, वो तो बताने बारे सबूत इन्होंने देना था, वो भी जो है ये पेश नहीं कर सके। अदालत ने तो उनको पूरा मौका दिया। तमाम जो है जो 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 थे इनकी जो जरा थी उसको पूरी तरह से सुना गया, पूरा टाइम दिया गया, पूरा वक्त देने के बाद फिर इनको कमरा अदालत से जो है वो गिरफ्तार करवाया। देखिए अपोजिशन ऐसे ही करती है। अपोजिशन का काम ही जो है कोई भी चीज होगी उसको वो पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे यूज करते हैं और उसके जो है पॉलिटिकल बेनिफिट करते हैं, उसका उनको सियासी फायदा उन्होंने लेना होता है। मरीम नवाज ने भी यही किया और उसका कि वो किसी तरह से जो है इस गिरफ्तारी को जो कि टोटली जो है के लिए इसको कैश कर सके। लेकिन लोग बड़े सियाने हो गए हैं, लोगों को बहुत समझ है, उनको पता है कि इन्होंने जो है इस मुल्क के साथ किस तरह का खेल खेला है और कितना भयानक और कितना घिनौना खेल खेला हुआ है। इस मुल्क के अंदर से नौशीले लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता, यहाँ पे लोगों को खाने के लिए जो है वो खाना नहीं मिलता, यहाँ रात को भूखे सोते हैं, यहाँ पे हालत यह है कि लोगों के पास जो है वो छत नहीं है, लोगों के नहीं है, लोगों के पास जो है वो रोटी खाने के लिए नहीं है, यहाँ पे लोगों को जो है नौकरियां नहीं, यहाँ पे लोग जो है वो कुत्ता काटता है तो उनके पास वैक्सीन के पैसे नहीं है, लोग जो है उनके बच्चे मर जाते हैं बीमारियों से और वो अपने बच्चों को अस्पतालों में नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे अस्पतालों की ये है कि वहां पे जो है ना एक पर्ची के लिए जो है 1000 लोग जो है वो लाइन बना के खड़े, 100 लोग लाइन बना के खड़े होते हैं, 20 लोग लाइन बना के खड़े होते हैं। आप छोटे इलाके से बड़े इलाके के आप हैरान हो जाएंगी कि वहां पे हेल्थ की क्या फैसिलिटीज है। ऐसी सूरत हाल में हमें इस गड़े के अंदर फेंकने वाले यही लोग हैं जो अवाम का पैसा इस मुल्क से जो है वो बाहर लेके जाते थे, जो पैसा जो है वो जाके बाहर जाके इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हैं, इन्होंने अवाम के पैसे से जो है बाहर जाके फ्लैट्स, इन्होंने अवाम के पैसे से जो है बाहर जाके सारे महल खरीदे हैं, इन्होंने अवाम के पैसे से जो है वो बाहर जाके बड़े बड़े जो है इन्होंने अपने टाइकून जो है इन्होंने वो किए, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ की है, बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्म इन्होंने हायर कर रखी है। अमेरिका के पैसा कहां से आता है? ये तो खुद कहते हैं कि ये किसान का बेटा था, वो खुद कहते हैं हमारा बाप जो था वो एक मजदूर आदमी था। एक मजदूर का बेटा जो है वो ज्यादा भी बन जाता है, बिलियनर भी बन जाता है और ट्रिलियनर भी बन जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपके पास पैसा कैसे आता है, तो हजूर वज़ीर दाखिला शहजाद अकबर साहब ने भी उनको जो है शहबाज शरीफ को अली बाबा और का कुछ 40 चोर की जगह उनका 16 चोर, क्योंकि 16 मुल्जिमान नामजद जिन पे फर्द जुर्म। क्या ये प्रूफ हो सकेगा? ये चोरी प्रूफ होगी, ये करप्शन प्रूफ होगी, ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ होगी? मुझे तो हुई है ना, 2 भाइयों पे तो प्रूफ होगी हुई है। अगर प्रूवन ना होती तो फिर अंदर तो इट्स बीन प्रूवन, ऑलरेडी बीन प्रूवन, बिकॉज एक भाई जो है ये कह के बाहर निकला है कि जनाब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे प्लेटलेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, मुझे जो है वो ये मूजी मर्ज जो है वो लाहक है, पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लिहाजा बराए मेहरबानी मुझे बाहर जाने दिया जाए, जिसकी बुनियाद पे उसको बाहर जाने दिया गया है। ये हाल है। छोटा भाई जो है उसके ऊपर भी प्रूवन है। अच्छा, फिर इनकी आप देखें कि इनकी आगे हमजा के ऊपर भी जो है वो केस वो प्रूव हो चुका है। अच्छा, सलमान के ऊपर भी जो है वो केस जो है वो अच्छा, इनकी जो बहू है उसके ऊपर भी हो चुका है, इनकी बेटी के ऊपर भी हो चुका है। अच्छा, फिर आप देखें कि इनके जो है वो बाकी जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी। और मुझे बताएं नौशीन, वो कौन सी इनके पास गिदड़ सिंगी है कि जिस गिदड़ सिंगी को जो है ये लगाते हैं और इनके जो है वो पैसा जो है वो रातों रात जो है बच्चे देने शुरू कर देता है और वो बच्चे भी जो है वो डॉलर्स में देता है। बल्कि हम तो हैरान हैं कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे बाप दादा भी जो है वो मेहनतें की हैं, हम तो बिलियनर नहीं बन सके, ये कैसे बिलियनर बन गए? इनके ऊपर देखिए, आपको पता नहीं है, इनके ऊपर ये भी एक इल्जाम था जब ज़िया हक साहब का दौर था और ज़िया हक साहब के दौर के बाद जो है जुनेजो लीग बनी और जुनेजो लीग के बाद जो है ये जब इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में आके जो है इत्तेफाक फाउंड्री के हवाले से उस वक्त ये भी बात की जाती थी कि इन्होंने जो है जो रेलवे इंजन है वो भी उठा के इन्होंने जो अपनी भट्टियों में डाल के उसको पिघला दिया था और उसके भी इन्होंने टीआरएन गार्डर बना के भेज दिए, लोगों को जो है वो छतें बना के भेज दी इन्होंने। मतलब इनके ऊपर इस किस्म के भी इल्जाम है, इनके ऊपर ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम हैं कि जिसमें यह भी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी फैमिली के लोगों को जो है बाकायदा भट्टियों में डाला हुआ है। इनके ऊपर यह भी इल्जाम हैं कि इन्होंने जो है पता नहीं क्या क्या कुछ कर रखा है। अब ऐसे इल्जाम, सही इल्जाम के साथ ये लोग जो है ये एक पावर्स में मौजूद थे, इक़्तिदार में रहे हैं, इन्होंने वो सारी जो है जो के खिलाफ जितने भी वो थे एविडेंसेस थी, इन्होंने सारी मिटाई दी हुई है।
कोई एविडेंस इनके खिलाफ जो है वो, कोई शख्स इनके खिलाफ जाने के, इन्हीं का भाई है अब्बास शरीफ, वो तो नहीं था। अमीर कबीर जितने, अमीर कबीर ये दो भाई हैं, क्योंकि ये दोनों इख्तियार में रहे, वो इख्तियार में नहीं रहा। इन्हीं के रिश्तेदार जो है वो आज भी जो है वो इंतहाई कसम पुरसी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जरा जाती उम्र जो यहाँ का नहीं जाती उम्र, जो इंडिया का जाती उम्र, वहां चक्कर लगा के देखें, जहां पे इनके जो है बाकायदा रिश्तेदारियां हैं, जहां पे इनके आज भी वो बैठे हुए, वो तो आज भी किसान है, वो तो आज भी जो है वो निचले लेवल पे जो है एक लोहार जो है वो उठ के कहां का कहां पहुंच जाता है। और वो हुकूमत भी कहती है कि शहबाज शरीफ ने एक मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग की है, नैब ने भी जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या कोई प्रेसिडेंट हमारे इदारे, नैब या हुकूमत ये सेट कर पाएगी जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो सके पाकिस्तान से, या इस तरह की करप्शन का खात्मा हो सके शराफिया से लेकर निचले तबके तक? देखिए बात यह है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि असल चीज है कि माइंडसेट, मनी लॉन्ड्रिंग करना एक माइंडसेट है। अब जो लॉन्डर्स हैं, जो मनी लॉन्डर्स होते हैं, उनका मकसद क्या होता है? वो ये करते हैं कि इस एक मुल्क में पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाते हैं 2 नंबर तरीके से, और वो जो 2 नंबर तरीके का पैसा होता है उसको आप यहाँ पे व्हाइट मनी नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे जब अगर पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया है तो आपके पास देने के लिए जवाब नहीं है उसके लिए। अब वो क्या करते हैं कि उस पैसे को जो है वो किसी तरह से ट्रैवल कराते हैं, किसी और मुल्क में ले जाते हैं। अब उस मुल्क में ले जाके वो फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट किस चीज़ में करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, और वो अपना जो है वो एक बहुत बड़ा जो है एक ख़ास किस्म का जो है वो खड़ा कर लेते हैं। अपना जो भी उन्होंने सल्तनत जो एम्पायर होता है उस एम्पायर को जो है वो वहाँ खड़ा करते हैं। अच्छा, फिर वो एम्पायर से वो ये होता है कि वहाँ से वो पैसा जो है फिर अगेन आप अपने उस मुल्क में आप ट्रैवल करवाते हैं। आपको याद होगा इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो गिफ्ट किया है, यानी मरियम नवाज कहती है कि मुझे ये गिफ्ट मिला, फलां कहता मुझे ये गिफ्ट मिला, इनका एक बेटा कहता मुझे ये गिफ्ट मिला। और गिफ्ट किससे मिला जी? अच्छा, इन्होंने मतलब कि पोते जो है वो अपने दादे को भी गिफ्ट करते रहे। अच्छा, पोते की जब उम्र उन्होंने चेक की तो पोते की उम्र जो है वो 92 में आप देखें कितनी थी। अच्छा, दादे ने जो पोते को गिफ्ट किए हुए तो उन्होंने कहा जी पोते को फैक्ट्री गिफ्ट कर दी है। उन्होंने कहा पोता क्या उम्र है? उन्होंने कहा जी वो तो जो है उस वक्त जो है वो 8-10 साल का था। अब 10 साल के बच्चे को फैक्ट्री गिफ्ट हो रही है और उससे चलाई भी नहीं जा रही, और उसने चलाने वाला भी नहीं है, और उसमें अहल भी नहीं है, तो बुनियादी तौर पे उस ब्लैक मनी को आपने व्हाइट करना होता है। और इन्होंने वो व्हाइट कैसे होती है कि वो वापस जाती है, वहां पे वो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर वो उसमें से एक हिस्सा यहाँ पे आ जाता है, फिर वो यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई होता है, फिर यहाँ से लॉन्डर होता है, बाहर जाता है, फिर वहां पे मल्टीप्लाई होता है, और यूं ये जो है रुपया। सर मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी आपसे, और मैं चाहूंगी कि नाजरीन भी ये जान सके, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, काले धन को सफेद किया जाता है और इस तरीके से जिससे हुकूमत को भी नुकसान होता है, लेकिन क्या वाकई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हमारे यहाँ इस कानून साजी इतनी कोई मुनज़्ज़म है कि उनको सजा होती है और वो पैसा वापस कौमी खजाने में आता है? देखिए, इससे पहले तो हमारे पास इतने सख्त कानून नहीं थे। FATF के बाद जो है हमने अभी इस पे सख्ती की है, क्योंकि होता ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग 2 तरीके से, एक तो ये कि रुपया बाहर चला गया, दूसरा वो रुपया जब पाकिस्तान में आता है तो यहाँ आके प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, उससे यहाँ पे आके जो है वो सनतें बनाई जाती हैं, यहाँ पे आके जो है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। अब अगर ये तय हो जाए कि ये रुपया जो है ये वही है जो यहाँ से ट्रैवल करके गया था, और ये करप्शन का पैसा है, और ये करप्शन का पैसा जो है ये ऐसी मनी लॉन्डर हुआ और फिर ये घूम के वापस आ गया यहाँ पे, और वापस आने के बाद इससे ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो अब जो कानून है वो ये कहता है कि अगर वो रुपया नहीं भी अपनी असली शक्ल में तो आप उस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लें, और उस प्रॉपर्टी को कब्जा करके उसको बेच दें, और वो रुपया जो है वो कौमी खजाने में आ जाए। सो अब कानून सख्त हो गए हैं FATF के बाद। इससे पहले हमारे यहाँ इतने सख्त कानून नहीं थे, और ना ही कानून जो है वो मनी लॉन्डर को उस तरह से पकड़ता था। तो सर क्या इन कानून में कि जो आप कह रहे हैं कि अब FATF के बाद जो है वो हम एक चेंज देखेंगे, कानून एक मुनज़्ज़म तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, तो क्या वाकई इसके शिकंजे में बड़े अशराफिया और जो आप कह लें कि हमारे सियासतदान है वो भी आएंगे? जी हाँ, देखिए बात यह है कि सियासतदान और इशराफिया आज तक तो नहीं आया था। हमने तो सिर्फ सुना है कि इशराफिया जो है वो जो हमारी एलीट है ये हमेशा करप्शन करती थी, हमेशा फ्लोर क्रॉसिंग भी करती थी, हमेशा जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग भी करती थी, हमेशा जो है ये बैग भर के जो है पैसों के छांगा मांगा भी जाया करते थे, लोगों को खरीदा भी करते थे, सियासतदानों को खरीद के जो है ये हुकूमतें भी बना लिया करते थे, हुकूमतें
तोड़ भी दिया करते थे। यहाँ पे जो है वो ITI भी बनी है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या बड़े बड़े इत्तेहाद भी बने, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया। आज तक तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ। मैरान बैंक स्कैंडल आया, कुछ नहीं हुआ। अब देखें कि इतने बड़े बड़े जो है स्कैंडल्स आए, कुछ नहीं हुआ। सरफराज मर्चेंट जैसा बंदा जो है वो बोलता रहा, बकता रहा, बकवास करता रहा, किसी ने उसकी पे जो है वो जो है उस पर कान नहीं धरे। सो अभी तक तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। अशराफिया हमेशा से जो है और एलीट जो है वो फायदा लेती आई है और फिर बच के भी निकल जाती है। उसकी वजह ये है कि वकील जो है खरीदने के पैसे इनके पास होते हैं, प्ली बार्गेन के कानून के तहत जो है बचने का भी इनके पास चांस होता है, और इन्होंने जो है वो पूरे तरीके से कानून को समझा होता है, पढ़ा होता है, और उसको जेब में डाल के फिर रहे होते हैं। और बड़े बड़े वकला जो है वो इनकी जेबों में होते हैं, बड़े बड़े वकला जो है वो इनके लिए लड़ रहे होते हैं। ये तो वो कहते हैं कि वकील खरीद लो, कहते नहीं जज खरीद। तो मतलब है कि इनका इस तरह का माइंडसेट है। जो लोग जो है जब मतलब कि मुझे बताया कि रफीक तारड़ कौन था जिसको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, जस्टिस था, एक जज था, उससे पहले क्या था, एक वकील था। वकील और जज तक जो है वो इनका पर्सनल सेक्रेटरी रहा, इनके इत्तेफाक फाउंड्री के लिए काम करता है। तो वो जब जज था तो उसने जो है बाकायदा इनके लिए पोलिटिकल मूवरिंग की थी। उसने जो है वो खुद जाके जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पैसे बांटे थे। तो अब ऐसी सूरत हाल में मुझे बताइए कि ये लोग जो है आप इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अशराफिया में कुछ करेगा। देखिए इस मुल्क में एक नहीं दो कानून है। इमरान खान ठीक कहता है कि दो नहीं एक कानून होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में एक नहीं दो कानून थे। गरीब के लिए अलग कानून था, अमीर के लिए अलग कानून था। तो अब भी ये जो FATF के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का सदेबाब किया जा रहा है, तो ये सिर्फ गरीब पे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यही होगा ना भाई। आज तक मुझे बताएं कि गरीब जो है वो तो एक छोटी सी चीज उठाता है, उसको जो है आप पकड़ के अंदर कर देते हैं, उसके ऊपर जो है आप सारे दफात लगा देते हैं, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा अपने घर तक बेचना पड़ता है, अपना सब कुछ बेच के जो है वो अपने आप को बचा रहा होता है। लेकिन अमीर आदमी जो है वो छुट्टी लेके भी चला जाता है, वो इलाज कराने भी चला जाता है, वो जो है वो अस्पताल में भी होता है तो वो वहां पर अपने आप को जो है वो कहता है मुझे C क्लास दी जाए, B क्लास दी जाए, A क्लास दी जाए। वो अपने लिए वहां पे क्लास मांगता है, वो वहां पे अपने लिए एयर कंडीशन भी मांगता है। सोने पे सुहागा अगर वो सियासतदान भी हो अमीर होने के साथ, तो वो इस चीज को अपनी सियासत को ग्लोरीफाई करने के लिए और सिंपैथी लेने के लिए यूज कर रहे। जैसे कि आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं तो मरियम नवाज ने फौरन ट्वीट कर दिया है और कहा है कि ये APC के बाद की कार्रवाई है, नई तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। और अपोजिशन ने भी इसको एक पत्ते के तौर पर यूज किया है हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए। जैसे इनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक में कोई जान डल गई उनकी गिरफ्तारी से, ऐसा क्यों है? देखिए जान शान तो कुछ नहीं डलनी, इसलिए कि लोग अब उतने पागल नहीं है जितने पागल पहले होते थे। लोगों को बहुत समझ आ गई है चीज़ों की। आप देखें आज भी जो है वो एक खबर चल रही थी कल से, वो ये थी कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ इंक्रीज हुआ है। और वो क्यों इंक्रीज हुआ, और वो पाकिस्तान के इदारे ने नहीं किया, वो गल्फ का इदारा है जिसने जो है वो खबर वो दी है। और उन्होंने बाकायदा एक सर्वे अरेंज किया और उस सर्वे के तहत जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज के नतीजे में उन्होंने अपना वो वाला सर्वे जो है वो जारी किया। उस सर्वे के तहत अगर उसको सच मान लिया जाए तो उसके तहत तो ये है कि इमरान खान इस वक्त बहुत पॉपुलर लीडर है और इमरान खान की बात जो है वो बहुत सुनी जा रही है और इमरान खान का जो नैरेटिव है वो बहुत बिक रहा है और इमरान खान की जो है पीछे जो है एक बहुत बड़ी एक सोच और लोगों की एक कुव्वत है, ताकत है जो उसके पीछे खड़ी है। सो अगर उसी सर्वे को बेस बना के मैं बात आगे अगर बढ़ाता हूं तो मुझे ये लगता है कि ऐन मुमकिन है कि ये जो है ये ना ये जो इसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसको उस तरह से कैश ना करा पाए। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि बड़े मियां साहब पकड़े गए, जब उनके ऊपर वो हुआ उन्होंने पूरा जो है वो मोटरवे छोड़ के, उनको कहा गया कि आप मोटरवे से चले जाएं, उनको कहा गया आप एयर चले जाएं लाहौर जो है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं GT रोड से जाऊंगा। उनका ख्याल था कि मैं GT रोड से जाऊंगा और मैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जजेस मोहाली मूवमेंट में मैं GT रोड से आ रहा था और मैंने काला शाह काकू जो है वो अभी क्रॉस नहीं किया था और जजेस बहाल हो गए थे, यहाँ से मैंने पिंडी निकलना नहीं है और मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप वापस मिल जानी है। तो ये उसको एक जोन था और इस जोन के अंदर जो है उसने पूरा जो है वो छान मारा, पूरा जो है वो ये GT रोड जो है वो चल के लाहौर तक पहुंच गया, लेकिन लोग नहीं निकले उस तरह से जिस तरह से कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और छोटे छोटे जलसे वो करता गया, जगह जगह पे रुकता गया, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो की जो है वो बातें करता चला गया, लेकिन लोगों ने उसका वो नैरेटिव बाय नहीं किया। सो
अब भी इनका ये ख्याल है कि हम इस चीज को शायद कैश करवा जाए, शायद इसकी बुनियाद पे जो है वो लोग हमारे लिए निकल आए। लेकिन मैं नहीं समझता कि लोग उनके लिए निकलेंगे, इसलिए कि लोग अपने मसाइल में बड़े उलझे हुए हैं। लोगों को इस वक्त जो है वो कोरोना दरपेश है, लोगों को जो है वो उनको माशी मजबूरियां जो है वो उनको जिंदा नहीं रहने दे रही, लोगों के और बहुत सारे इश्यूज है। और उनको ये भी पता है कि ये कोई हुकूमत की वजह से नहीं है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई है पूरी दुनिया के अंदर। और भाई पूरी दुनिया में फ्लाइटें नहीं चल रही, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके कारोबार ठप हो चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें जो है वो सख्ते का शिकार है, पूरी दुनिया के अंदर जो चीजें जो है वो माशी ट्रिकल डाउन जो है वो इस वक्त जो है वो वहां पे चल रहा है। सर, अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले इसको अगर सम अप करें तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुजरिम मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत के लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हों, उनको उनकी तरह ही डील किया जाएगा। डील किया जाएगा और डील किया जाना चाहिए, ये हमारी डिमांड भी है। और हम इतने अरसे से, आप और मैं, हम क्या करते हैं मुझे बताएं, हम आज तक क्या मांगते हैं? हम वो प्रेसिडेंट सेट करने में कामयाब हो पाएंगे जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम, करप्शन की रोकथाम हो सके पाकिस्तान? अभी तक तो मैं बताऊं खान बड़ा डिटरमिन है, मुझे लग रहा है कि ये बंदा जो है ये कुछ कर जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये कोई सियासी इंतकाम नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता कि सियासी इंतकाम, अगर देखिए सियासी इंतकाम होता तो फिर जो है इसको देखिए ये अदालत का फैसला है, ठीक है। और अगर आप ये कहती हैं, ये कहें ना मुंह से कि अदालतें जो है इमरान खान के कहने पे चल रही हैं, फिर ये कहें ना कि जो फाइज ईसा थे, काजी फाइज ईसा जो है वो भी इमरान खान के कहने पे उन्होंने वो किया था, उसको वो बात करता है तो वो आपके हक में अगर करता है तो फिर आप जो है आप उसको बड़ा अच्छा मानते हैं। हाँ, सिलेक्टिव इंसाफ इनको चाहिए, इनके हक में जो फैसला आता है वो उनके लिए ठीक है, और जो इनके खिलाफ वो जज भी ठीक नहीं है, वो जो है वो नैब भी मिला हुआ है, फिर कहते हैं नियाजी भी मिला हुआ है, ये नैब नियाजी गठजोड़ है, ये जो है जस्टिस भी ये इनके साथ मिले हुए, अदालतें भी इनकी हैं, और फिर पता नहीं क्या कुछ। वो भाई बात ये है, इस मुल्क के अंदर जो है आपने गंद किया है, इस मुल्क का पैसा आपने चोरी किया है, इस मुल्क में से आपने जो है लोगों के मुंह के से नवाले छीने हैं, इस मुल्क में आपने जो है वो लोगों को जो है वो वहां पे हथकड़ियां लगाई है, लोगों को आपने जेलों में डाला है, लोगों को आपने इंतकाम का निशाना बनाया है। आज आप वही लोग आपके लिए अच्छे हो गए, वही लोग। मुझे बताइए नैब किसने बनाया? ये सैफुर रहमान कौन है? ये सैफुर रहमान वो बंदा है जो कि मुस्लिम लीग ने जिसको बनाया था, और सैफुर रहमान वाज द पर्सन जिसने नैब जो था वो उस वक्त एहतसाब ब्यूरो होता था, ठीक है ना। ये सैफुर रहमान साहब जो थे इसके चेयरमैन होते थे, और वो साहब जो थे उसको लाया इसलिए गया था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाई की जाए, और पीपल्स पार्टी को वो करने के लिए, डाउन करने के लिए, और उनको अंदर करने के लिए, और उनके खिलाफ जो है वो केसेस वो करने के लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा लगाया था। और ये जो इस तरह वन बाय वन अपोजिशन के लोग जो हैं वो इस पे नैब के डर में आते जा रहे हैं, तो ये हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा? चैलेंज से कम नहीं। मुझे बताएं, आप जरा एक करके नाम ले लेना। शहबाज शरीफ साहब जो है मुजरम, नवाज शरीफ साहब मुजरम, मरियम नवाज मुलजम, इनका दामाद है मुलजम कम मुजरम, फिर आ जाए नीचे साद रफीक मुजरम, मुजरम कम मुलजम, ठीक है, अंदर रह के बाहर आए हुए, ठीक है। अच्छा, एहसन इकबाल मुलजम, मुलजम का मुजरम, फिर नीचे आ जाए जनाब आप इनकी पार्टी के बाकी सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह मुजरम, मुजरम का मुलजम, फिर आ जाए नीचे अपना अभी राहत लाल चौधरी साहब, ठीक है, वो मुलजम है कि मुजरम है, तो बहुत लंबी ठीक है ना। उधर आ जाए, दूसरी तरफ आ जाए, ठीक है, उधर भी जो है वो बाकायदा जरदारी साहब के ऊपर भी मामलात है, उनकी बहन फरियाल तालपुर पर भी है, उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर यही मसला है। तो ये सारे जो है मुजरमीन कम मुलजमीन जो है ये बैठ के, अच्छा मौलाना साहब, अभी मौलाना का भी उनको भी 1 अक्टूबर की तलबी का नोटिस जा चुका है, उनका नोटिस जा चुका है, ठीक है। उसके बाद वो मुजरम होते हैं कि मुलजम होते हैं, ये भी तारीख हमारे की चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। सो इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि मुजरिम पे जुर्म भी साबित हो गया, वो मुजरिम भी कहला गया, लेकिन वो दोबारा इस सिस्टम का हिस्सा बन के फिर वैसे रिवाइव होके ना आ जाए, ग्लोरीफाई हो, क्योंकि वो सियासतदान है, वो शौक क्या है। Exactly, ये हमारा है कि हमेशा होता ही है कि आप पकड़ते हैं इनको, इनसे साबित भी हो जाता है, चीजें भी साबित हो जाती हैं, हर चीज हो जाती है, और फिर होता ही है कि कुछ अर्से के बाद जो है वो एक खास किस्म की लॉन्ड्री आती है, उसमें सब धुल के साफ हो जाते हैं, धुके जो है वो सारे साफ होते हैं, और फिर साफ होकर जो है फिर हमारे सामने आगे बढ़ जाते हैं कि देखा जनाब माए बाप हम तो जो है वो साफ सुथरे नीट एंड क्लीन लोग थे, और वो निजाम के चलाने वाले बन जाते हैं, वो हमारी कर्तव्य होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला टॉपिक है जी अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान। तो ये इस वक्त जबकि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात चल रहे हैं दोहा में, अब्दुल्ला का ये जो उनका ये आई थिंक सो पहला दौरा है पाकिस्तान का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अब्दुल्ला आपको याद होगा ये कोई पाकिस्तान की गुड बुक्स में नहीं रहे एक वक्त में,
ये अफगान जो इंटेलिजेंस थी उसके सरबराह भी रहे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी जो मामला थे ये बड़े उसको तना के चला करते थे। और इनका जो आप माजी उठा के देखें तो वो माजी भी जो है ये जो एक ख़ास पश्तून वो लीडरशिप थी उनके ख़िलाफ़ इनका वो था। और तालिबान के ये हामी नहीं थे, इनको अमेरिकन लेके आए थे और अमेरिकन ने अब्दुल्ला को बनाया था और उसको बड़ा इससे पहले जो अशरफ गनी साहब और उससे पहले वाले दौर में जो है इनको बाकायदा उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया और उनको आगे लेके चले। और इस वक्त पाकिस्तान की तरफ उनका टिल्ट ठीक है। अभी चूंकि देखें ज़ल्मे कि आप देखें ना उनका बयान देखें ज़रा ज़ल्मे खलीलज़ाद का। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि अब्दुल्ला के साथ और पाकिस्तान जिस तरह से वो कर रहा है इनकी अफगान लीडरशिप और तालिबान, चूंकि ये अफगान लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, तालिबान को रिप्रेजेंट नहीं करते, तालिबान अलग से एक डेलीगेशन है। सो उनका कहना ये है कि जो पश्तून और जो नॉर्दर्न अलायंस किसी ज़माने में होता था और जो पश्चिम बोलने वाले और जो उस तरह वाले जो थे वो और जो बीच में कुछ पश्तून हैं और पश्तून लीडर्स और जो अपने आप को अफगान उसका वो कहते हैं, और फिर तालिबान चूंकि मजहबी उसमें आ जाते हैं, ये थोड़े से पॉलिटिकल रंग में चले जाते हैं और उनका जो है वो एक डिफरेंट एक ट्राइबल रंग है और एक पॉलिटिकल रंग है। उनका एक मजहबी रंग है, ट्राइबल रंग है और पॉलिटिकल रंग है। सो ये 3 तरह के रंग इनके पास है, 2 तरह के रंग इनके पास है और इस रंग के साथ जो है ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। दोहा में ये 12 सितंबर से मुलाकातें हो रही थी और ये उस मुलाकात का ही एक वो है कि जिसके बाद जो है ये यहाँ पे भी आए हैं। अब देखिए बात यह है कि हमारा पाकिस्तान का अमन जो है वो अफगानिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आता उस वक्त तक पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। हमें बहुत ज्यादा हम ऑफेंसिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पे बाड़ लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि जी आप उस तरफ रहें, हम इस तरफ रहते हैं, हम इस तरफ संभालते हैं, आप उस तरफ संभालें, यहाँ से उधर कोई ना जाए, उधर से यहाँ कोई ना आए, चीज़ें आपकी अपनी रिट होनी चाहिए, हमारी अपनी रिट होनी चाहिए। देखिए ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है और हम इस आइडियलिस्टिक सिचुएशन को प्रैक्टिकल करना चाहते हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान बहुत बड़े जाफशानी से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जो है इसके ऊपर जो है वो। और इस वक्त मेरे हाथ से इमरान खान साहब का जो कॉलम इस मौके पर आया है वो पोस्ट में वो इंटरनेशनल मीडिया में काफी ज़ेर बहस है। काफी ज़ेर बहस आपके पास वो कॉलम है तो आप थोड़ा सा इसके आप देखें जरा उसके अंदर कि क्या इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो है ना वो पॉइंट्स उन्होंने जो है वो एलैबोरेट किए हैं। अच्छा, उन्होंने तो बहुत इसको एलैबोरेटेड और पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मफाद को पाकिस्तान के मफाद ही करार दिया एक तरह से। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से इसको डिस्कस कर रहा है कि अफगानिस्तान से फौजों के इनकलाब में जल्दबाजी ना करने का मशवरा वो क्यों दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए 2 चीजें हैं कि हम कोई 90s वाली सिचुएशन नहीं चाहते कि अफगानिस्तान हमारी दोबारा मसला बने। मैं वही कहता हूँ ना, एक वक्त ऐसा होता क्या है, होता ये है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है वो अफगानिस्तान ने लड़ाई लड़ी और वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। उस लड़ाई के बाद ये हुआ कि सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हो गया। जैसे ही वो कोलैप्स होता है हमने भी हाथ खींच लिया, अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया। अब वहां पे क्या हुआ कि वॉर लॉर्ड बढ़ गया। रब्बानी साहब थे वो लड़ रहे थे, उधर नॉर्दर्न अलायंस लड़ रहा था, इधर बीच में जो है वो पश्तून बाकी जो है वो रहनुमा लड़ रहे थे और ये एक ऐसी खाना जंगी थी जो अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी थी और हर वॉरलॉर्ड जो है वो चाहता था कि वो किसी तरह से अफगानिस्तान की ऊपर जो है वो पावर में आ जाए और इसके ऊपर कब्जा कर ले। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो किसी के भी इख्तियार में नहीं थी। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ कि जब हर कोई लड़ रहा होता है तो वो एक वार जोन बन जाता है। उस वार जोन के अंदर बहुत सारे जो है वैक्यूम्स पैदा हो जाते हैं। मसलन ये कि वहाँ पे इन्होंने लड़ाई के लिए इनको असला भी चाहिए था, असला दुनिया जो है वो उनको धड़ाधड़ पहुँचा रही थी, असला खरीदने के लिए इनको पैसा चाहिए था और उस पैसे के लिए इन्होंने वहाँ पे ये किया कि क्लाशन जो पोस्ट कास्ट की इन्होंने वहाँ पे हीरोइन को जो है वो बनाया और वो हीरोइन इन्होंने पूरी दुनिया में बेची और उस हीरोइन को बेच के इन्होंने जो है वो असला खरीदा और उस असले के बलबूते पे इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो जंगो जदल किया। अच्छा, अब हीरोइन कल्चर और क्लाशनकोव कल्चर ये अफगानिस्तान का वो वाला कल्चर था जो पाकिस्तान में भी आ गया और पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि 80s की दिहाई में, 80 की दिहाई में और 90 की दिहाई में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्लाशनकोव थी और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो असला था। यही वो वक्त है जिस वक्त जो है वो वहां पे जो है वो तालिबान बन रहे हैं। आप देखें मिड 90s में वहां पे तालिबान की एक फोर्स खड़ी होती है और वो कहते हैं कि यार बस करो, मुकाओ इसको, और फिर वो यूं करके सफाया करते हैं और पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं।
हैं, मासवा इसके बलूचिस्तान तरफ वाले जो है, जो नॉर्थ अफगानिस्तान है, उसके अलावा जो है इस तरफ सारा इनका कब्जा हो जाता है। अच्छा, जब कब्जा हो जाता है तो फिर दुनिया की आंखें खुलती हैं और हम उनको तस्लीम भी कर लेते हैं, उनकी हुकूमत भी बन जाती है। यहाँ पे मुल्ला शाहीन होते हैं, हम उनको तस्लीम कर लेते हैं कि ठीक है जी, आप अफगानिस्तान के जो है वो अफगानिस्तान को हम एक मुल्क है, तालिबान की एक हुकूमत है और मुल्ला उमर जो है वो उसके वो है, और हम उस हुकूमत को तस्लीम करते हैं। हमने भी कर लिया, सऊदी अरब ने भी कर लिया। ठीक है। अब जब हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाता है और उनकी हुकूमत कायम हो जाती है, तो अब दुनिया की जो है वो वहां पे वो आंखें खड़ी हो जाती है। 96 में बामियान का वाकया होता है, वो साथ ही खोस्त पे हमला हो जाता है। खोस्त पे हमला कौन करता है? उस पे जो है वो हमला करता है जी अमेरिका, और अमेरिका कहता है कि यहाँ पे जो है वो एक बंदा है जो हमें वांटेड है, और वो वांटेड आदमी इसलिए है कि वो जो है वो उसका नाम जो है वो जो हमारे यहाँ पे मारा गया था, क्या नाम था उसका? उसामा बिन लादेन जो है। उन्होंने कहा उसामा बिन लादेन जो है यहाँ पे है और हमने इसको जो है उड़ाना है। अब बामियान के बुत जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बनता है, पूरी दुनिया चीखती है, जापानीज कहते हैं आप हमें दे दें, चूंकि वो बुद्धे के बुत थे। बहरहाल इसके बाद एक लंबी चौड़ी गेम शुरू हो जाती है। दुनिया डरती है उस फेस से, अफगानिस्तान के जिस फेस के नतीजे में उनको लगता हो कि शायद इस्लामोफोबिया जो है वो बढ़ जाएगा, कि इस रीजन के अंदर जो है एक ऐसी इस्लामिक पावर अगर आ जाती है जो कि पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट की जाने लगी, तो ये ना हो कि पूरी दुनिया में उसी पावर को जो है वो तस्लीम कर लिया जाए, या उसी तरह के उसी मॉडल को लेके जो है वो आगे जो मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको आगे टो ना करना शुरू कर दे। सो उसके लिए जो है वो डरते हैं। आपको याद नहीं है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर आधी रात को तालिबान की हुकूमत में आप एक औरत को 500 मन या 5 मन या 50 मन आप उसको सोना देके भी भेज दे, कोई माई का लाल उसको हाथ नहीं लगाता था। और ये हुआ है के वो इतनी ज्यादा उसको जो है वो वहां पे सिक्योरिटी होती थी कि वो मतलब है कि कहीं पे भी आ जा सकती थी। अब जो है इस चीज को उन्होंने किया कि ये तो तालिबान आ जाएंगे, ये तो आपको दाढ़ियां रखवा देंगे, ये तो आपकी जो है पांचे ऊपर कर देंगे, और फिर उन्होंने जो है ना आपको पता नहीं क्या कुछ कर देना है। और ये एक फंडामेंटलिज्म है, एक एक्सट्रीमिज्म है। इमरान खान साहब ने भी इस मौके पे जो है वो आर्टिकल लिखा, उसमें काफी सारी चीजों को पॉइंट आउट भी किया। जालिम खलीजात भी आते हैं और अब्दुल्ला भी इस पाकिस्तान के दौर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान अपना एक अहम रोल रखता है अफगानिस्तान के लिए और वो अदा भी करना चाहता है, लेकिन तालिबान ने अब तक जंगबंदी की शर्त नहीं मानी और इस हवाले से वो कोई दबाव नहीं अभी तक नहीं आ रहा। क्या इसके बगैर इन मुज़ाकरात का नतीजा खेज होना आप समझते हैं पॉसिबल है? बिल्कुल है। जंगबंदी होगी तो वो नहीं मिलेगा, प्रेशर ही नहीं है ना भाई, जंग ही तो प्रेशर है। तालिबान अगर अभी तक तालिबान जो है उन्होंने अपने सारे आस्ता आस्ता उन्होंने अपने सारे जो है वो किए। उन्होंने कहा जंगी कैदी छोड़े, उन्होंने कैदी छुड़वाए, उन्होंने कहा जी कि ये करें ये करें ये करें ये करें, हर चीज बनवा रहे हैं वो। देखिए, अगर उन्होंने सीजफायर कर दिया, अगर उन्होंने जंग बंद कर दी, तो फिर वो अपनी शर्तें नहीं मनवा सकते। वो कहते हैं लड़ाई अपनी जगह पे है, मामला मुज़ाकरात अपनी जगह। मुज़ाकरात से हम नहीं हट रहे। मुज़ाकरात से हम तब हटेंगे कि जब तक आप जो है यहाँ से आप अपना इनखला शुरू नहीं करते, हमें उसका शेड्यूल दें। अच्छा, ये कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म पीस चाहिए। अब ये जो लॉन्ग टर्म पीस है ये क्यों चाहता है? देखिए, इसके पीछे एक बंदा है, एक बहुत बड़ी फर्म है, कभी आप उसको कीजिएगा, उसका नाम है जेपी मॉर्गन। ये जो जेपी मॉर्गन है ये क्या करते हैं, ये मिनरल्स और माइंस का इनका कारोबार है पूरी दुनिया के अंदर। और आपको पता है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स के रिजर्व्स हैं, और वो जो रिजर्व्स है उसको ये जेपी मॉर्गन जो है इन्होंने बाकायदा अफगान मिनरल जो उनका वो इदारा है, जो सेंट्रल अफगान मिनरल जो है, उसके साथ बाकायदा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। और वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये है कि उन्होंने वहां पे माइंस खोदनी है, और माइंस खोद के और फिर वहां पे जो है वो वहां से ये सारी मादनियात वहां से निकालनी है। वहां पे जो है ऐसी ऐसी महंगी धातें हैं कि जो धातें जो है जो मतलब है कि जो जिनके ओवरऑल अगर आप वो करें तो वो कुछ 3.9 से 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स तक जिनके जो है वो जाता है। ये इतने बड़े लेवल पे जो है ये वहां पे मिनरल्स पड़े हुए हैं, वो सारे मिनरल्स जो है ये निकालना चाहते हैं, और उसके लिए बैठे हुए ये जेपी मॉर्गन बैठा हुआ है जो कि यूके बेस्ड है। यूके है वो उसने बाकायदा ठेके उठाए हुए, कॉन्ट्रैक्ट उठाए हुए हैं। इसके पीछे अमेरिका भी बैठा हुआ है, अमेरिका भी बीच में से शेयर लेना चाहता है। ये सारी कहानी जो है ना, ये अफगानिस्तान के जो है वो उसके जो उनकी जो ताकत है या उनके जो मिनरल्स है उसको खाने की है। तालिबान को पता है,
तालिबान को अच्छी तरह पता है कि ये यहाँ से जाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि यहाँ पे पीस प्रोसेस शुरू हो जाए। पीस प्रोसेस शुरू होगा तो माइंस जो है वो खोदी जाएंगी, माइंस खोदी जाएंगी तो यहाँ से मिनरल्स निकलेंगे, मिनरल निकलेंगे तो ये यहाँ से बाहर ले जाएंगे। वो कहते हैं भाई हमारा शेयर दें, हमें इसके अंदर जो है आप जाएं, हम बाद में बैठ के आपसे तय करेंगे कि इसको कैसे निकालना है, और फिर इसके बाद जो है नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे और नए सिरे से मामला तय पाए जाएंगे। सो बुनियादी तौर पे बीच में कहानी जो है वो सारी जो है वो कहानी सुनी हुई ना आपने, वो बिल्लियों की लड़ाई में अपना एक बंदर आ जाता है और फिर किस तरह से जो है उनकी रोटी छोटी खा जाता है वो, तो ये बिल्लियों की लड़ाई खान साहब के कॉलम में जो चीज नोटिसेबल है वो ये है कि पाकिस्तान ने 27 लाख अफगान मुहाजिरीन को जो पनाह गज़ीन है हमने इनको रखा हुआ, उनकी वापसी पर भी उन्होंने जोर दिया है। उनकी वापसी तो मशरूत है कि माशी इस्तेकाम से, और माशी इस्तेकाम मशरूत है उनके पॉलिटिकल इस्तेकाम से, और पॉलिटिकल इस्तेकाम मशरूत है इन मुज़ाकरात के कामयाब होने से। तो आपको लगता है ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात अल्टीमेटली कामयाब होने हैं। उसकी वजह यह है कि आप अमेरिका जो है, ट्रंप जिस इलेक्शन में जा रहा है उस इलेक्शन में वो कुछ बताना चाहता है। उसने देखे कि उधर जो है वो कुछ भी करके उसने बहरीन को राजी कर लिया ना, यूएई को राजी कर लिया ना कि आप उनके साथ जो है वो अपने मामला तय करें और वो ट्रीटी साइन करें, और उसने फ्लाइट भी जो है वो बहरीन में उतार दी है इजराइल की। सो वो यहाँ पे भी चाहता है कि वो कुछ ना कुछ करके ये शो कर दे कि देखा मैंने अफगानिस्तान का मसला हल करवा दिया, मैंने मुज़ाकरात कामयाब करवा दिए, और अब ये होगा कि हम प्रॉस्पेरिटी होगी, अब अमेरिका ऊपर जाएगा, अब अमेरिका का पैसा अमेरिका में लगेगा, अब हमने जंगोजदल नहीं करनी, अब अपनी दुनिया को लेकर चलना है, और दुनिया के अंदर हमारा सिक्का तो चलेगा लेकिन एक और अंदाज से। मतलब कि वो अब इस तरह की चीजें जो है वो बता के अपने लोगों को, चूंकि अमेरिकन ये कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है कि हम जाके वहां पे अफगानिस्तान में लड़े, हमें क्या जरूरत है कि हमारे प्यारी बेड़े जो है, हमारा प्यारी बेड़े इनके दुनिया में जो है ना, हर मुल्क कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके पास इतने ज्यादा वो कहते इतना पैसा हम जाने से पहले मैं आप लास्ट इस पे अपना कमेंट कर दें कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से खान साहब ने इसको नायाब मौका कहा है खत्ते में अमन के लिए और खासकर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और अमन के लिए, आपको लगता है कि ये वाकई नायाब मौका है या ये मुज़ाकरात फिर? देखिए, ये नायाब मौका इस सेंस पे है कि अगर अभी भी ना हुए ना तो फिर ये शायद लंबे अरसे तक ना हो पाए। उसकी वजह यह है कि फिर अमेरिकन इलेक्शंस आ जाएंगे, इलेक्शन अगेन बहुत टाइम लेते हैं इनके, ठीक है। और फिर अभी ट्रंप ने भी कहा है, बाइडेन ने भी कहा है कि ये जो है कोरोना की वजह से इलेक्शन प्रोसेस स्लो होगा और उसको वो पूरे और तरह से जो है उसके इस दफा हो सकता है कि उसके मामला भी तब्दील करें। सो अगर ये इलेक्शन जो है नहीं हो अपना लेट होते हैं या ये इलेक्शन जो है ये स्लो होते हैं तो और ये लंबा अरसा खींच जाते हैं, तो इन इलेक्शन की वजह से ये पीस प्रोसेस जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये रुक जाएगा, ठीक है। और अगर वहां पे आपने देखा होगा ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर जो है इलेक्शन मेरे खिलाफ हुआ, रिजल्ट मेरे खिलाफ आया तो मैं उस रिजल्ट को नहीं मानूंगा। और अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है और अमेरिका में ही मामला जो है वो खराब हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे मामला ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।